हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राघव में। आइए इस वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपको विगत वर्षों में जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड जो भी हमारे इन फ्यूचर होने वाले एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रॉब्लम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर और एंड करके एक कंडीशन क्या दे रखी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है एंड कंडीशन दे रखी है क्या कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी किसी एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उसके बाद मुझे यानी अपन को वैल्यू बतानी है इस मैट्रिक्स की टोटल, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, यानी ए प्लस जो आपका है ए माइनस आइडेंटिटी का होल क्यूब प्लस ए प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब। अपन लोग जानते हैं कि अगर इसका होल क्यूब ओपन करेंगे ए माइनस आइडेंटिटी का क्यूब आ जाएगा और माइनस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर आइडेंटिटी और प्लस का 3 टाइम्स ए आइडेंटिटी। ये आपका सिर्फ इसका होल क्यूब होगा। सिमिलरली यदि हम इसका भी होल क्यूब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन करके रखते हैं तो ये भी हो जाएगा ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी क्यूब और प्लस का 3 टाइम्स ए स्क्वायर आइडेंटिटी और प्लस का 3 टाइम्स ए टाइम्स आइडेंटिटी और माइनस ये जो आपका -7 टाइम्स इधर लिख देते हैं अपन। अब केयरफुली देखो, जैसे यहाँ पर आपने इन दोनों का होल क्यूब ओपन किया है तो ये आइडेंटिटी वाला टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 टाइम्स ए स्क्वायर वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस जो आपको रिमाइनिंग जो बचने वाला क्या है 2 टाइम्स ए क्यूब और फिर आपका यहाँ से ये 3 यानी 6 ए और आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा और माइनस का आपका 7 टाइम्स ए। अब केयरफुली यहाँ पर देखिए मुझे क्या दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी इस ए क्यूब को मैं सेपरेटली यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी जगह आइडेंटिटी रखेंगे तो इसका आप किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका 2 टाइम्स ए हो जाएगा और ये 6 टाइम ए और -7 टाइम्स ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली मिल जाएगा आपको ए। बट जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये चीज़ आप रिमाइंड कर लीजिए या इसको याद रखिए, शॉर्ट हैंड बना लीजिए इसका कि जब इस तरह से अगर ए यानी x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस में x प्लस वाई का होल क्यूब अगर आपको है तो वहाँ से देख लीजिए ये 2 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली आपका आ जाएगा क्या 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब और प्लस आपका 6 टाइम ए एक्स। ठीक है, 6 टाइम आपका यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो आपका आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसका शॉर्ट हैंड बना लीजिए, आप डायरेक्टली इस पर आप जंप कर जाइए इस और डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ छोटे छोटे आपके जो स्टेप हैं जो आपको एग्ज़ाम में टाइम सेव करते हैं तो उसको आप हमेशा अपनी डायरी में नोट करके रखिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला है आप इसकी जगह x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका शॉर्ट हैंड बना लीजिए, इसमें 2 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले, यानी ये टर्म्स आपका यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला ऐड होके जो भी आ जाए हमारा रिक्वायर मिल जाएगा। सेकंड बीच में माइनस साइन लगा के x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, उसका भी आप लोग शॉर्ट हैंड बना सकते हो, उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता है तब भी आप इजी वे में इसको आप ओपन कर सकते हो, विद इन 30 सेकेंड ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को दे रखा है कि इधर डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, वैसे तो ये आपका मैट्रिक्स का प्रॉब्लम नहीं है बट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन आपका वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। वेक्टर स्पेस जो अपन लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, वेक्टर एनालिसिस या फिर वहाँ पर एक वेक्टर स्पेस करके बुक चलती थी और उसके साथ मैट्रिक्स चलती थी, तो उसमें हम लोगों ने वेक्टर स्पेस में ये जो भी मुझे पढ़ रखा है उसका एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का। बट आपने नहीं पढ़ा है फिर भी मैं इसको आपको एक इजी वे में सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, जिससे ये समझ आ जाए। देखिए इसमें पूछा है कि एक 3x3 का आपको पास मतलब एक आपको डायमेंशन निकालना है उस वेक्टर स्पेस की जिसके पास ऑल 3x3 के मैट्रिक्स हैं। 3x3 का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं
और इस तरह के जितने मैट्रिक्स, यहाँ पर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरह के जितने मैट्राइसिस होंगे उन सब का कलेक्शन क्या है, वो वेक्टर स्पेस है हमारा। अब मुझे उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए, मैं आपको एक जर्नल मैट्रिक्स दे रहा हूँ, जर्नल मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, अगर कोई ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें m क्रॉस n के सभी मैट्रिसेस उसी के अंदर इंक्लूड हैं और उसके बाद आपको उसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन आप सीधा डायमेंशन जो भी वेक्टर स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन, इसका जो ऑर्डर है बस उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन इसकी उस वेक्टर स्पेस की जिसके पास m क्रॉस n के सारे मैट्रिसेस उसमें इंक्लूड हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 क्रॉस 3 का, तो ये हो गया 9। तो इसका जो ऑर्डर 9 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी 9। तो यानी आपका वो वेक्टर स्पेस जिसमें 3 क्रॉस 3 के सभी मैट्रिसेस हैं, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी 9। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है नंबर ऑफ बेसिस। अब डायमेंशन नंबर ऑफ बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो वेक्टर्स होते हैं, उन वेक्टर का कलेक्शन जो एलाई होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड, और जो आपको स्पान जनरेट करें, जो स्पान बनाए, ठीक है, एलाई एंड स्पानिंग फॉर्म में हो, तो वो हमारे वेक्टर जो भी वेक्टर्स होते हैं वो हमारे बेसिस बनाते हैं। और किसी भी वेक्टर स्पेस के जो बेसिस होते हैं वही हमारे डायमेंशन कहलाते हैं, नंबर ऑफ बेसिस। तो ये इस टॉपिक को जब भी अपन लेके आएंगे, वेक्टर स्पेस को जब भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे, तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम फोकस कर रहा हूँ, जो जितना ज़रूरत है उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में उस छोटा सा कंक्लूजन लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी थ्योरी ही पढ़ रखी हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि लेट यू क्या है। यू आपका अगेन एक 3 क्रॉस 3 का कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा कि यदि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसकी ये जो एंट्री है, यहाँ पर जो भी एंट्री आएंगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से आने का मतलब एक्स प्लस आयोटा फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा बाई फॉर्म में भी हो सकती हैं, आपकी रियल फॉर्म में भी हो सकती हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज कर दें, यानी सब कॉन्जुगेट का मतलब जहाँ पर हमारा इसमें एंट्रीज़ होंगी, एंट्रीज़ में जो एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में होंगी, तो आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करके उसका कॉन्जुगेट कर लो, फिर उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, रो का कॉलम और कॉलम का रो, और ऐसा करने पर अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पर अगेन उसको वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक छोटा सा आइगन वैल्यू का रिजल्ट होता है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं आपकी, आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना कि आइगन वैल्यू किसकी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आर ऑल रियल। जितनी आइगन वैल्यू होंगी वो सभी की सभी रियल नंबर्स होंगी, सारी आइगन वैल्यू रियल नंबर होंगी। इसी के अपोजिट अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे ये रिजल्ट्स हैं जिससे ये क्वेश्चन बड़ा इजी वे में सिंपल हो जाता है। मुझे यहाँ से पता चल गया कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी आइगन वैल्यू सारी के सारे रियल नंबर्स होंगे। और आगे इन्होंने बोला है कि भाई यूनिटरी भी है वो मैट्रिक्स। यूनिटरी क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स इस तरह से आपका लिखा है ए इंटू ए कंजुगेट, इसका प्रोडक्ट करें तो वो आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक आपको यूनिटरी मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, या हम यहाँ पर ये कहें कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी उनका मॉडुलस 1 होगा,
इनकी आइगन वैल्यूज़ का मॉड करोगे आप, मॉडुलस वैल्यू टेक करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू टेक, मॉडुलस वैल्यू टेक करोगे तो वो 1 आएगी। अब ये एक मैट्रिक्स है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ ये बता रहा है कि रियल आएगी और यहाँ पर बता रहा है कि मॉडुलस 1 आएगा। अब यहाँ से अगर ऑप्शन आप केयरफुली देखो, इसमें आयोटा आ गया, ये तो ख़त्म, इसमें भी आयोटा, ये भी ख़त्म, इसमें भी आयोटा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो गया ट्रू, बिकॉज ये बोल रहा है कि हमारा हर्मिशियन होगा तो रियल होंगे, और ये बोल रहा है कि मॉडुलस 1 होगी। उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपका हर्मिशियन भी है और यूनिटरी भी है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो +-1 ही होंगी, आइगन वैल्यूज़ +-1 होंगी। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो आपको इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डेटा नहीं दिया है तो मोस्टली हमसे बनते नहीं हैं अगर इसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज़ दे रखी है 1 - 2 3, 1 - 2 3। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 2 फैक्टर यहाँ पर यूज करने होंगे। एक तो आइगन वैल्यू आपको दी हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। वो आइगन वैल्यू के टर्म्स में किस तरह से होता है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो λ³ माइनस यहाँ पर सम ऑफ आइगन वैल्यू λ², फिर प्लस में अब 2 का सम होता है, 2 का सम यहाँ पर सम ऑफ 2 आइगन वैल्यू इंटू λ, फिर माइनस होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका, 3x3 मैट्रिक्स का। आइए इसको थोड़ा अब जर्नल फॉर्म में बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इनको सम करेंगे, हम सम करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा इनका सम, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स λ², ठीक है। अब यहाँ से हम 2 का प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे। पहले इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 यानी -2, फिर उसके बाद -6, -6 के बाद फिर इसका फर्स्ट लास्ट का करेंगे कितना +3, तो यहाँ से -5 आ जाएगा, कितना -5 टाइम्स λ। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, लास्ट में आपका इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे -6 मिलेगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका, एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसकी आइगन वैल्यूज़ मुझे दी हैं जो 3x3 का है। अगर सपोज आपका 2x2 का मैट्रिक्स होता तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ² और यहाँ पर केवल सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ और λ और प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बराबर 0। 2x2 के लिए सिंपल सा अपना, जब आइगन वैल्यू दी हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। 3x3 के लिए सबसे पहले λ³ सम ऑफ आइगन वैल्यू, फिर यहाँ 2 करेस्पॉन्डिंग 2, जैसे कि 2 का प्रोडक्ट करके उनका सम होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, और फिर लास्ट में माइनस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं 2x2 और 3x3। लेकिन 3x3 से ऊपर हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है क्वेश्चन, तो उसके पीछे आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं, भागना नहीं है। अब चलिए अपना देखते हैं मेन क्वेश्चन क्या है। मुझे एक मैट्रिक्स P दे रखा है, मुझे मैट्रिक्स P दे रखा है जिसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। देखो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले उसका इक्वेशन मैट्रिक्स के टर्म्स में पता होना चाहिए। हम जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम, अपन लोग पढ़ चुके हैं क्या, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी लैम्डा की जगह जो मैट्रिक्स है वो आप रख दो, p³ लैम्डा की जगह अगर इसकी वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा p³ -2 टाइम्स p² -5 टाइम्स p और +6। अब यहाँ पर ये सारी मैट्राइसेस हैं, यहाँ पर ये एक आपका नंबर है, संख्या लिखी हुई है, तो इसमें हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाती है वो हमारी मैट्रिक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, P इनवर्स। अब P इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे और P इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 आयोटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का p³ माइनस का 2p²
माइनस का 5p। और p इनवर्स से जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें p इनवर्स से, और आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वही मैट्रिक्स आ जाता है अपना। तो p इनवर्स से जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ये p स्क्वायर एक पावर कम क्यूब है, एक p स्क्वायर बचेगा 2p माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी, ठीक है, p इनवर्स का। और 6 को उधर भेज दीजिए तो p इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1/6, और माइनस का भी चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 2p और 5 टाइम्स आइडेंटिटी माइनस का p स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो इजी वे में आप निकाल सकते हो। क्या p इनवर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स p 5 टाइम्स आयोटा, 5 टाइम्स आयोटा 2 टाइम्स p माइनस p स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा इसका ट्रू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें खास ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट आपको ये कहानी पता हो। उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम, जैसे ही आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने अप्लाई किया, p इनवर्स निकालना सिंपल सा लॉजिक है। बस आपको जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है वो राइट हैंड साइड भेज के उसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, और फिर p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। और यहाँ पर बस छोटा सा लॉजिक याद रखना हम लोगों को, यदि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी कभी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई के बाद चेंज नहीं करता है, तो इसलिए आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि एक स्केलर लैम्डा है और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन दी, देखो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक लैम्डा आपको दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक रूट किसी एक मैट्रिक्स ए का, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी, ए माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसकी वैल्यू क्या। यदि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, उसमें आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स को अगर इसमें घटाओगे और अगर ये लैम्डा इसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो, डिटर्मिनेंट हमेशा इसका ज़ीरो आएगा। यहीं से हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नन ज़ीरो तो फिर वो मैट्रिक्स कहलाता है नन सिंगुलर, लेकिन यदि ज़ीरो तो मैट्रिक्स सिंगुलर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं अपने आप में सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, जिसमें कोई आपको इसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में मैट्रिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग आपको सिंपल फॉर्म में या शॉर्ट से शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशन या इस तरह के क्वेश्चन को कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म पर डिलीवर्ड होते रहें तो उसके लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दिए शेयर कीजिए। उसके बाद अपने जो भी आपके दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स ए दे रखा है मुझे। अगर मैं इस मैट्रिक्स का आपको ये मैं कह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए इज़ इक्वल टू क्या? अल्फ़ा टू टाइम्स अल्फ़ा। मैं कह रहा हूँ इसका आप लोग क्या डिटर्मिनेंट निकालिए, सार्डिक निकालिए, इसका सार्डिक वैल्यू, सार्डिक मान निकालिए आप। सार्डिक वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी अल्फ़ा स्क्वायर, और इधर ये आपका माइनस का 4, ठीक है। अब मुझे कंडीशन और दे रखी है कि इस मैट्रिक्स का मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ यानी ए क्यूब, और उसका डिटर्मिनेंट मुझे दे रखा है 125 यानी 125। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, उस प्रॉपर्टी से ये ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। यदि मैट्रिक्स का क्यूब है और फिर डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का क्यूब करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर डिटर्मिनेंट निकाल के क्यूब कर लीजिए, वो हमेशा बराबर आएगा। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 125। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 125। यहाँ से मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5, क्योंकि ये आपका 5 का क्यूब लिखा हुआ है। इस तरह से मुझे ऑलरेडी यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 मैंने निकाल रखी है, ऑलरेडी मुझे यहाँ भी दे रखी है। इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल क्या कर देंगे?
यानी अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो यानी हमारा अल्फ़ा एक अननोन था उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, प्लस माइनस 3। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है हमारा 2x2 का, और उसके बाद मुझे दे रखी है इनकी आइगन वैल्यू कितनी, -1 एंड 7। एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा अपन को, उसकी आइगन वैल्यू। और अपन लोग जानते हैं कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू, क्या सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस, उस मैट्रिक्स का ट्रेस, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि टोटल जो आइगन वैल्यू है इनका सम कितना है, वो हो गया आपका 6। सम करोगे, माइनस की एक आइगन वैल्यू है, एक प्लस की है, तो ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है। और यहाँ से ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रेस क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, इनका सम। ट्रेस है कितना, ट्रेस आपको a+1 दे रखा है, ट्रेस a+1। तो यहाँ से a की वैल्यू सिंपली हम कह सकते हैं कि a आ गई। ठीक है। और अगेन एक और रिजल्ट हम जानते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। इसका प्रोडक्ट करेंगे -7, और ये किसके होगा, इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, a-4 टाइम्स b। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है। अब a का वैल्यू अपन ने 5 निकाल रखा है, a का वैल्यू कितना, 5 निकाल रखा है। a का वैल्यू हम लोगों ने, अब मुझे निकालना है b का वैल्यू। अब केयरफुली देखना, a का वैल्यू यहाँ से हम अगर 5 इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 5 इधर से लाएंगे तो -4b इज इक्वल टू माइनस का 12, तो b इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई हमारी 5। बट मुझे ऑप्शन में क्या दिया था, a की वैल्यू मुझे कितनी निकल के आई, ये 5। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, ऑप्शन नंबर केवल डी हमारा ट्रू है। b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस तरह का हमेशा मैंने देखा है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अभी तक के, जो भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड है, अदर आपका डीएसएस भी है, और जो केबीएस है, एनबीएस हैं, जितने भी मोस्ट आपके जो 12th स्टैंडर्ड के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, या फिर टीचिंग लेवल के जो भी हमारे बी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन फ्रेम ना हो, ना बना हो, या एग्ज़ाम ना आया हो। यानी हर एक एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्या किया अपन ने, सम ऑफ आइगन वैल्यू बराबर ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसी से अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को दे रखा है कि A इज इक्वल टू 4x3 मैट्रिक्स है, और B इज इक्वल टू 4x5 मैट्रिक्स है, और C इज इक्वल टू 7x3 मैट्रिक्स है। यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, केयरफुली देखना है, यदि किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। यदि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास A मैट्रिक्स है कितना, Aij m×n का, देन इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो जाएगा n×m। चेंज हो जाता है ऑर्डर, यानी रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है। तो आइए अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करना है, इसको अपन देखते हैं। A ट्रांसपोज इंटू B, इस पूरे का होल ट्रांसपोज और इंटू में C का ट्रांसपोज। अब देखो हम जानते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं, और अगर ट्रांसपोज 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं तो उसका ट्रांसपोज करते हैं वो रिवर्सल लॉ को होल्ड करते हैं। यानी ये जो B है, B का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, और इनटू, और इस A का जो है,
ए का ऑलरेडी ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज ये बाद में आ जाएगा। तो इसको अगर किसी मैट्रिक्स का अपन 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी बी ट्रांसपोज ए और इंटू सी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन बस आपका कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मुझे अपन को ये देखना है, देखो सबसे पहले सी कहाँ है आपका, सी जिसका ऑर्डर कितना है 3x7। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x7, ठीक है, चेंज हो जाएगा। और मैट्रिक्स ए हमें कहाँ दे रखा है, ये वाला, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 3x4। और जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो नया जो मैट्रिक्स आता है उसमें ये वाले आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑर्डर उस नए मैट्रिक्स का बचेगा 4x7, ठीक है। अगेन अगर बी ट्रांसपोज आपको देखिए, बी आपका बी मैट्रिक्स ये, इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 5x4। अब हम जानते हैं जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 5x7। तो इस तरह से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जो आपका प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कितना आया 5x7। तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस ऑर्डर या ट्रांसपोज का ही आपका काम था। उसके बाद सिंपल सा प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो ये समझ लीजिए आपको ये जो आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ करके नहीं बोनस में आपको मार्क्स देके जाते हैं। विद इन आप 5 to 10 सेकेंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपना स्कोर भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। या सिंपल लेवल के प्रॉब्लम होते हैं जो छूटने नहीं चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन छूट रहे हैं तो दैट मीन आप कंपटीशन से अपने आप बाहर हो रहे हो, फिर आपको उसमें कंपटीशन का कोई रोल ही नहीं रहता है आपका उस कंपटीशन में। तो जब भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ने अपन को। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल का है, हायर क्वेश्चन है, वो सभी के लिए है, सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। बट सिंपल क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आना होता है अपन को एग्जाम में। तो इसलिए आपको जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन आपको विदाउट पेन और कॉपी के यूज़ किए बिना ही आप उसको सॉल्व करें। तो चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अपने आप में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस रिजल्ट बेस है। एक आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन इसका डिटरमिनेंट पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ए यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये मैट्रिक्स क्या आ जाए आइडेंटिटी के बराबर, तो फिर इस मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी एक मैट्रिक्स उसका उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई और ये आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस टाइप का फिर अब जो मैट्रिक्स ए है ये आपका ऑर्थोगोनल कहलाता है। अब इसका मुझे निकालना है डिटरमिनेंट, तो हम इन दोनों का बोथ साइड कर देते हैं डिटरमिनेंट, यानी साइडिक ले लेते हैं इसका साइडिक मान। और हम जानते हैं प्रोडक्ट में 2 मैट्रिक्स होते हैं तो उनका अलग अलग डिटरमिनेंट हो जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी साइडिक मान हमेशा 1 होता है। और एक मैट्रिक्स है, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज है और उस मैट्रिक्स, इन दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 1 और जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट आपको डेफिनेशन याद होती है ऑर्थोगोनल की और उसी का आप बोथ साइड डिटरमिनेंट टेक कर लीजिए, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 बेहतरीन क्वेश्चन है। बस इसमें आपको ओनली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको आप इजी वे में विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करनी है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट रो है, कॉलम है, और ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। अब इसमें आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ ऐड कर दो। देखो फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ ऐड कर दो। मुझे फर्स्ट कॉलम में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल चेंजमेंट नहीं करना है, बट सेकंड को चेंज करना है। सेकंड में किस तरह से चेंज करना है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को ऐड करके रखना है। ठीक है, अपन ने ऐड कर दिया है और इसको ऐड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। और सेकंड जो आपका थर्ड कॉलम है उसको भी एज अ टीज रख देना है। ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, ये फर्स्ट कॉलम सेम रख दिया है। अब सेकंड कॉलम की जगह मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके रख दिया है। ऐड करके रखा तो मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1।
और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी भी वैल्यू 1 और थर्ड रो आपका दिया है। अब डिटर्मिनेंट में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि यदि किसी साइड या डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं या सेम वैल्यू आ जाएं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपन इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना ट्रू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह की आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए और साथ में ये क्वेश्चन नंबर मैं 11 आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होगा 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।